Welcoming Mr. Amar Jyoti sir, scored Thank you, ma'am. 297 in 66 BPSC. So one of the first students of sleepy classes जिन्होंने state PCS में rank हासिल किया है. Congratulations sir and thank you so much for giving us an opportunity कि आप ये interview दे Thank you रहे so हैं. much, ma'am. So sir, first of all हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी journey BPSC के लिए कहाँ से start हुई? मैम, फर्स्टली जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से पंजाब के ज्ञानी जाल सिंह कैंपस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बठिंडा से। एंड आफ्टर दैट आई वाज थिंकिंग फॉर यूपीएससी, बट इन द सेम टाइम मैं पटना में इंटर्नशिप कर रहा था क्योंकि हमारे सिलेबस में 6 मंथ का इंटर्नशिप भी था, मेजर इंटर्नशिप। तो उस दौरान मेरे पास चूंकि समय था और मैं वहीं पे ऑफिस जाया करता था, अपना इंटर्नशिप जहाँ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सामने में बीपीएससी चूंकि रेगुलर हो गया था, एंड आई थॉट कि मैं एक अटेम्प्ट बीपीएससी के करता हूँ और थोड़ा-सा मैं अपना एक बेस बना के देन आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। देन जुलाई 2019 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ एंड इन सितंबर अक्टूबर 2019 आई ऑप्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन 65th बीपीएससी। एंड मेरा 8वां मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया। बट आफ्टर देन एक बूस्ट मिला कि नहीं, मैं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी क्लोज में आ गया था काफ़ी कम टाइम में। तो उसके बाद कोविड लॉकडाउन हो गया और मैं जो यूपीएससी के लिए सोच रहा था वो एक टाइम के लिए पॉज हो गया क्योंकि घर पे था और बिना प्रॉपर गाइडेंस के वो कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था। देन जो मैंने बीपीएससी के लिए जो मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने उसी को फिर कोविड के दौरान बैठ के अपने से खुद से एक काफ़ी थॉरो स्टडी की। किताबों का बहुत ज़्यादा सहारा मैंने लिया क्योंकि किताब मैंने पहले ही सफिशिएंट अमाउंट में अपने पास रखा हुआ था। एंड आफ्टर दैट आई एंटर इन 66 बीपीएससी इन 2020 एंड उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है विद 297 रैंक। एंड अब मैं फाइनली बीपीएससी से फ्री हूँ। अब मैं इसके बाद यूपीएससी के लिए मैं अब अपना तैयारी इसके बाद स्टार्ट करने वाला ओके ओके सर, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो कोविड का टाइम एक्चुअली आपने यूटिलाइज किया अपने फ्यूचर के लिए. हूँ। यस मैम। सो यस सर, आपकी मैम। मोटिवेशन क्या रही उस टाइम पे कि कैसे आपको तैयार करना है? जैसे कोविड के टाइम में सभी घर पे भी रहते थे, राइट? तो उस टाइम पे व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं सभी के लिए. सो आपने कैसे मैनेज किया अपना टाइम? हम इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम मेरे पिताजी ने मेरे सामने थे। चूँकि कोविड में जब सब लोग घर पे थे, मैं अपने पिताजी को देखता था क्योंकि वो एक पीएचईडी में इंजीनियर हैं, तो उनकी इमरजेंसी ड्यूटी होती थी। तो जब मैं देख रहा था कि सारा कंट्री, सारा वर्ल्ड जब जूझ रहा है कोविड के दौरान, वो अपनी ड्यूटी में कंटिन्यू लगे हुए हैं। और फिर मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी ये जो मेहनत कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट करना है। तो चूँकि समय लग रहा था, यूपीएससी मेरा भी सपना है, उनका भी सपना है, बट तब चूँकि समय लग रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना इस समय को यूटिलाइज़ यूटिलाइज़ करूँ और जो रिसोर्सेज़ मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, उनको एफिशिएंटली इस्तेमाल करके मैं अपनी सामने जो मेरे अभी अपॉर्च्युनिटी मिली है मुझे 66 बीपीएससी के रूप में, मैं उसको अच्छे से ग्रैब कर सकूँ। सर और यही एक मोटिवेशन था। बहुत ही अच्छा आंसर आपका. सो सर, आप क्या बुक लिस्ट प्रेफर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का हमेशा से बीपीएससी को लेके यही इशू भी रहा है. जैसे अब स्टेट के करंट अफेयर्स जैसे हमें प्रिपेयर करने होते हैं पर्टिकुलरली, तो सर आप क्या बुक लिस्ट प्रेफर करेंगे स्टूडेंट्स के लिए? जैसे मैम, मैंने हिस्ट्री में चूँकि स्टेट जो बीपीएससी है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा सेक्शन है। तो मैंने इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा है। जैसे मैंने बेसिक नॉलेज के लिए और भी किताबें पढ़ी है, बट स्पेक्ट्रम को मैंने बहुत थॉरो नॉलेज के लिए बहुत थॉरोली मैंने कई बार पढ़ा है। और चूँकि मैंने 65 दिया, 66 दिया और साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10-12 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद हमें एक आइडिया हो जाता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं किताब को, हमें पता होता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न दूसरा है और अगर हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखते हैं तो उस हिसाब से मुझे स्पेक्ट्रम बीपीएससी के लिए, मॉडर्न के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने पूनम दलाल दाहिया की किताब पढ़ा है, बट मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है, बट मुझे इंटरेस्ट था एंशिएंट मिडाइवल में, तो मैंने पढ़ा है। ऑल्दो जो तमिलनाडु बोर्ड की जो किताब है एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। इन सब के बाद अगर आप क्वेश्चन बैंक जैसे घटना चक्र को आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए जो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, मोस्टली रिपीट ही होते हैं,
तो जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो तो हम करते ही हैं, साथ में मैथ को आप बहुत अच्छे से आप अगर कर लेते हैं, जो भी वर्ल्ड का है, जो भी आपके कंट्री का है, जो भी आपका स्टेट का है, आप मैथ के माध्यम से वो अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो ज्योग्राफी की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छा किताब है, आप उसको बहुत आसान भाषा में वो किताब है, बस करना ये है कि आपने उसमें से साइड करना है कि आपने क्या-क्या नहीं पढ़ना है। और ये आपके पास नॉलेज तब आएगा जब आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से आप उसको थॉरो देखेंगे थॉरोली, या फिर आप किसी सीनियर की या किसी इंस्टीट्यूट की आप मदद लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मीकांत भले ही मोटी किताब है, बट इसमें पढ़ना हमें उतना कुछ नहीं है। तो पॉलिटी वहाँ से बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो करंट का क्वेश्चन आता है वही आता है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई भी जो जनरल नॉलेज की किताब आती है, जैसे क्राउन है, लुसेंट है, अगर उससे भी आप बेसिक नॉलेज आप इकोनॉमिक्स की आप ले लेते हैं, देन उसके बाद फिर आप जो उस साल का इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट आता है स्टेट का और कंट्री का, इंडिया का, आप वो दोनों कर लेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा जो साइंस के लिए, तो साइंस में आप अगर आप 9th-10th की आप एनसीईआरटी कर लें और इसके बाद आप घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक कर लें और इन चीज़ों को आप एक कॉन्सेप्चुअल वे में कर लें, तो आपका साइंस का भी प्रीलिम्स का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है करंट अफेयर का, तो शुरुआती दिन में मुझे भी करंट अफेयर में प्रॉब्लम आ रही थी। पहले मैंने मंथली ट्राई किया था, मैं मंथली कर रहा था, तो होता है कोइंसिडेंट आजकल में हो रहा है, जब 1 महीने बाद वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आता था किसी भी इंस्टीट्यूट के अगर प्रिंटेड नोट्स में, तो वो काफ़ी स्टोरी पुरानी हो जाती थी। फिर मैंने पर डे वाला मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर पर डे में हम डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा डे हो कि उस दिन 3-4 न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर मैं अल्टीमेटली स्टिक मैंने किया, मैं वीकली मैंने करना स्टार्ट किया कि जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो यूट्यूब से या फिर न्यूज़पेपर से थोड़ा बहुत पता चल ही जा रहा है। और चूँकि बीपीएससी की रिक्वायरमेंट जो थी वो वन लाइनर की थी। तो जो बीपीएससी के अकॉर्डिंगली जो आपके पास वीकली करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं, आप उनको कर सकते हैं, मैंने भी वही किया है। और जब आप 2-3 सोर्स से वो कर लेते हैं और इसके बाद जो मंथली मैगज़ीन आती है और जहाँ पे आपके पास क्वेश्चनायर अवेलेबल होता है, जब आप 1 महीने के बाद वो क्वेश्चनायर बनाते हैं और आपको पता होता है कि आपने पिछले मंथ का जो भी क्वेश्चन आपने वीकली में पढ़ा है, आप इसमें आप वो क्वेश्चन्स कर पा रहे हैं, तो वहाँ से लगता है कि आपका करंट अफेयर का तैयारी स्टार्ट हो रहा है। और कहते हैं कि करंट अफेयर की तैयारी स्टार्ट तो हो जाती है बट एंड नहीं दिखाई देता है। बट मुझे ऐसे करके लगा कि मैं करीब-करीब करंट अफेयर की अपनी तैयारी को अंत तक ले आता था कि मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ कर लिया है। और इसमें आप बहुत सारा अपना करंट अफेयर में आप जैसे वन लाइनर है, मैं एक बताना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी में जैसे इंडेक्सेस वगैरह पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ के लिए आप छोटे-मोटे आप ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने जैसे एक मैं जैसे रैंक मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होता था। तो चूँकि मैंने ये किया कि मुझे मेरे क्लास के सारे बच्चों का रोल नंबर याद होता था अपने कॉलेज के टाइम का। तो मैं इंडेक्सेस को अपने क्लास के बच्चे को रोल नंबर के साथ मैंने ऐड करके मैं पढ़ने लगा। तो जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, तो जो रोल नंबर उसका जो रैंक होता था 35, 36 जैसे 136, तो फिर 36 रोल नंबर तो याद करता था कि नहीं, वो हँसता-मुस्कुराता रहता था। तो ऐसे हैप्पीनेस इंडेक्स इस तरीके से करके मैंने इंडेक्स को करना स्टार्ट किया। और 3, 4, 5 बार फिर जब हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो फिर ये साथ में होता है कि जैसे स्टेट बेस्ड क्वेश्चन्स भी आते हैं कि ये योजना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो जब आप पढ़ने लगेंगे तो आप जो मौजूदा सरकार अलग-अलग राज्यों में हैं, जैसे अगर क्वेश्चन्स आता है कि ये नाम बदला गया है, तो आपको पता होता है कि किस आस-पास किस राज्यों में कौन-सी सरकार है, कहाँ पे उनका काम करने का क्या शैली है। तो उस हिसाब से भी आप अगर नहीं आता है तो आप एलिमिनेट करके आप सही आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत आप ही ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके साथ आप करंट अफेयर को आप स्टार्ट के साथ-साथ आप एंड भी कर सकते हैं। सर, बहुत ही आपने स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो अपनाई एक्चुअली में, जब हम बात कर रहे हैं कि लाइफ इंसिडेंट्स के साथ हम जोड़कर उस चीज़ को पढ़े सो बेटर हम उसे याद कर पाते हैं। सो एक्चुअली में आपकी प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है आप वो बता चुके हैं हमें, तो अब मेंस की बात कर लेते हैं। सो मेंस के साथ-साथ आपने ऑप्शनल्स की तैयारी कैसे की? मैम मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। मैंने सोशियोलॉजी इसलिए भी लिया था क्योंकि फर्दर मुझे यूपीएससी भी देना था और मैंने देखा था कि सोशियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल है
यूपीएससी के लिए, और साथ में वहाँ जीएस में भी काफ़ी हेल्प होता है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा तो मैंने पाया कि जो पेपर 2 उसका होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जीएस से भी मिलते-जुलते होते हैं, तो उसकी तैयारी करनी आसान हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोई कोचिंग्स और ऐसा प्लस सोशियोलॉजी का बीपीएससी के रिगार्डिंग मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं मिल रहा था। मैं ऑनलाइन भी देख रहा था, तो मुझे यूपीएससी के अकॉर्डिंग मिल रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे मैंने स्लीपी क्लासेस का मैंने बहुत लोगों ने, सृष्टि जैन देशमुख मैम मेरी आइडल रही हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था स्लीपी क्लासेस के लिए। तो मैंने शेखर सर का मैंने वीडियो देखा 2-4 पहले, फिर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने पढ़ने के पहले मैंने सर का सारा वीडियो डाउनलोड करके अपने पास अवेलेबल कर लिया कि कभी ऐसा ना हो कि नेट के या किसी चीज़ की कमी से मैं इसे ना देख पाऊँ, उसको अरेंज वे में करके मैंने अपना सिलेबस प्रिंट आउट किया। उसके बाद मैंने अपना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको मैंने देखा। इस बीच में बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि क्योंकि स्लीपी क्लासेस हैं सर, यूपीएससी के बच्चों के लिए जनरली पढ़ाते हैं, तो हो सके कि बीपीएससी का मैम जो आंसर होता है वो एक क्वेश्चन हमें तकरीबन 6 पेज में लिखना होता है। और यूपीएससी में हम देखते हैं कि 2-250 वर्ड्स में ही लिखना होता है। तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि स्लीपी क्लासेस अच्छी तो बहुत है बट बीपीएससी के लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर थोड़ा मन मन में डाउट हुआ, फिर मैंने देखा कि सिलेबस तो मैंने जब यूपीएससी, बीपीएससी के सिलेबस को आपस में मिलाया तो मैंने पाया कि बहुत सारे टॉपिक हैं, जो हमारे कॉमन ही हैं। और इसके बाद फिर मैंने सर का वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया मैंने देखना। सर पीडीएफ नोट्स भी सर ने अवेलेबल करा रखा था। तो मैंने सारा नोट्स प्रिंट कराया, तो देख के लगा कि नहीं प्रीलिम मतलब बीपीएससी के लिए उतना कंटेंट नहीं होगा। फिर सर जब पढ़ा रहे होते थे, तो सर जो बता रहे होते थे, मैंने जब नोट्स पे ही नोट डाउन करने मैंने स्टार्ट किया, तो एंड ऑफ द डे मैं पाने लगा कि ये तो इतना ज़्यादा है कि मैं आराम से इतना ना भी करूँ तो मैं बीपीएससी में 6 पेज किसी सवाल को लिख सकता हूँ। और अभी जो लेटेस्ट 66 बीपीएससी एग्जाम हुआ उसमें थोड़ा ट्रेंड में भी चेंज हुआ। क्वेश्चन ऐसा देखा गया कि हम सब पार्ट करके क्वेश्चन आने लगा। जैसे तकरीबन पहले एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का आता था, अब वो एक क्वेश्चन को 5 पार्ट में 10-10 मार्क्स करके आने लगा। तो स्लीपी क्लासेस तो पहले से और ज़्यादा रेलेवेंट हो गया अब बीपीएससी के लिए। तो इस तरीके से मैंने हैरोलम्बस बुक लिया, मैंने रेडजेट बुक लिया, मैंने नितिन सांगवान सर की बुक ली, और इन सब का भी हेल्प लेते हुए और स्लीपी क्लासेस का हेल्प लेते हुए मैंने अपना सोशियोलॉजी कंप्लीट किया। अभी तो मार्क्स नहीं डिक्लेयर किया गया है, बट मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। सर फिर और बाकी जैसे हम जीएस की सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑप्शनल्स की बात हो गई। सो बाकी जीएस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? क्योंकि ऑप्शनल्स को तो हम देखते हैं कि एक तरह से रखा ही जाता है इस हिसाब से कि पढ़ाई उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर रहता है। तो बाकी जीएस की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम जीएस 1 में जैसे उसमें एक पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री होता है, साथ में आपका डीआई होता है, देन करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन होता है। तो हिस्ट्री चूँकि आप जब पुराने क्वेश्चंस देखोगे आप तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। तो आप आपने 3 क्वेश्चन लिखना होता है, आप जैसे एक आर्ट एंड कल्चर का होता है तो वो 3-4 टॉपिक्स ही हैं, तो वो पीरियोडिकली वो चेंज होते रहता है। तो वो पहले से एक्सपेक्टेड होता है कि कौन-सा क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेज़ है आर्ट एंड कल्चर की। तो उसको मैंने तैयार किया हिस्ट्री के लिए। देन जो बाकी जो क्वेश्चन थे जो मैंने हिस्ट्री के लिए एक मैंने बुक रेफर किया था। मेरा इंग्लिश मीडियम था बट वो एक हिंदी मीडियम में संवाद सार्थक संवाद इंस्टीट्यूट के एक सर हैं, उनकी एक बुक आती है अम, सर का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। वो किताब आता है मैंने उसे हिस्ट्री को मैंने वो हिंदी में होता था, मैंने इंग्लिश में देखा बट कहीं पे कंटेंट उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, और वो किताब हिंदी में थी और उसकी कंटेंट बहुत अच्छा था। तो मैं उसको ट्रांसलेट करके मैंने अपना नोट्स बनाया मेंस के लिए, और उसको मैं कंटिन्यूअसली साथ में जैसे कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जो राज्यसभा टीवी पे भी बहुत अच्छा आर्टिकल उसका था, जो कि हमेशा के लिए रेलेवेंट है बीपीएससी के लिए हिस्ट्री पोर्शन के लिए मेंस के लिए। तो मैंने उन सबको मिला के मैंने अपना हिस्ट्री कंप्लीट किया। और जैसे जो करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन था, तो उस समय जो मुद्दा चल रहा था, जैसे अफ़गानिस्तान का चल रहा था, रशिया यूक्रेन का चल रहा था, और बहुत सारे ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे थे, और साथ में जो इंटरनेशनल रिलेशन जैसे इंडिया है, तो इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया श्रीलंका का, इंडिया नेपाल का, इंडिया चाइना का, तो ये 8-10 कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन, और आरसीईपी इंडिया ने उस समय लेफ्ट किया था। इस तरह के जो टॉपिक थे ये आपको यूट्यूब पे भी इज़िली अवेलेबल हो जा रहे थे, जो एक्सपर्ट बता पा रहे थे कि ये सारा
क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो 65 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे CAIR का। बट ऐसा हुआ कि तैयारी जो टेस्ट सीरीज के टाइम जो अपना सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो गया था कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है उसको में भी अगर लिखना अब है ही तो हम कैसे लिखना है। तो बहुत कम जानने के बावजूद फिर मैंने CAIR का किया और फर्स्ट पेपर में DI का था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे मेरे लिए वो टफ नहीं था, बट स्टिल मैंने उसको हल्के में नहीं लिया था। मैंने जो भी टेस्ट सीरीज दिया था मैंने अकॉर्डिंगली, चूंकि होता ये है कि आप आंसर ला सकते हैं बट ये एक सब्जेक्टिव पेपर है, आप अगर सिर्फ कैलकुलेशन करके वहां पे लिख के आ जाएं तो आप चूंकि सही आंसर पे पहुंच जाएंगे बट आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जो पूरा प्रोसेस है, सब्जेक्टिव पेपर है, उसी को सब्जेक्टिवली कैसे सॉल्व करना है, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना, इन सब चीज़ों की आदत आप पहले से डाल लीजिए। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी भी है तो भी ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आप आदत डालिए कि आप उसको डिटेल में आपने लिखना है। और ऐसे करके मैंने अपना GS1 किया। GS2 के लिए उसमें पॉलिटी था, पॉलिटी मैंने फिर से लक्ष्मीकांत मैंने बुक को रेफर किया और मैंने मेंस का एक अलग सा नोट्स बनाया। मैंने लक्ष्मीकांत से मैंने प्रीलिम्स का एक अलग नोट्स बनाया है, मेरे पास मेंस का एक दूसरा नोट्स है और एक मैंने नोट्स बनाया लास्ट में मैंने उसका सिनॉप्सिस भी तैयार किया, क्योंकि एग्जाम टाइम रिवाइज करने के लिए हम फुल आंसर तो रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसको मैंने शॉर्ट में मैंने तैयार किया। देन इकोनॉमिक्स आप कंप्लीटली आप जब उस ईयर के आप करंट ईयर के आप इकोनॉमिक सर्वे, आप यूनियन बजट, स्टेट बजट, सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट होता है। आप उसी को आप अच्छे से पढ़ें, वहां से आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और साइंस एंड टेक में है कि आप एक थर्ड क्वेश्चन उसमें साइंस एंड टेक का है, तो साइंस एंड टेक में एक जैसे आप ना एक जनरल आंसर भी लिख सकते हैं, बट आप मान के चलिए कि हर एक बच्चे जनरल आंसर ही लिखते हैं। बट अगर आप उसमें अपनी थोड़ी सी एक्सपर्टीज ले आए, आप अगर साइंस एंड टेक के बारे में अगर आप पढ़ लें, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लें, तो आप अपना क्वेश्चन जो बाकी आम लोग लिखेंगे आप उससे खास बना सकते हैं, और इस मामले में आपका साइंस एंड टेक में भी आप नंबर अपना इंप्रूव कर सकते हैं। और इन सब के अलावा जो मैं कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग तो लोग करें ही सारे बच्चे, बट जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपने कमरे में, आप अपने लाइब्रेरी में बैठ के कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है, आपके पास अनलिमिटेड थॉट होता है और वो मेंटल प्रेशर नहीं होता है। बट अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम भी नहीं होता है, आपके पास मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि आप घर में लिख रहे होते हैं तो वो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपने पता है कि आपने क्या लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। बट टेस्ट में आपके पास अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 66 में CAIR का ऐसा क्वेश्चन आया जो कि मोस्टली अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो टेस्ट सीरीज में माइंड ट्रेन हो गया था हमारा कि जो क्वेश्चन नहीं भी आता है या बहुत कम नॉलेज है और उसमें कैसे अप्रोच लेना है। और 3 घंटे में 8 क्वेश्चन, कई बार देखा गया कि लोगों का बहुत अच्छा आंसर होता है बट वो 3 घंटे में 8 क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि 6 पेज का आंसर है, लिखने जब लोग बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है एक क्वेश्चन में ही। तो टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर मेंस का दें। सर तो फिर आप जनरली कितने टेस्ट आप रेकमेंड करेंगे कि एग्जाम क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है? अब मैंने टेस्ट। मेंस के लिए 5 GS1 का दिया था, 5 GS2 का दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑप्शनल के लिए नहीं दे पाया क्योंकि मुझे आसपास कोई ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं दिखाई दिया। मैंने स्लीपी क्लासेज में देखा था बट वहाँ वो UPSC रिलेटेड ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल तब तक था, BPSC रिलेटेड था नहीं, तो मैं ऑप्शनल का तो मैं टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया। बट GS1 GS2 का मैंने 5 5 मैंने टेस्ट दिया था। तो अभी सर के आप जैसे बता रहे हैं कि आप BPSC कर रहे हैं, तो करने के बाद अब आप UPSC की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, सो जी आपकी मैम। उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी? मैम क्योंकि मैं अपने आसपास देख रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉपर, पहली बात तो इसमें कोई गाइड करने वाला है नहीं, तो मैं कोई डेविएट नहीं होना चाहता हूँ। मैं किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं एफिशिएंटली जल्दी UPSC भी क्रैक कर सकूँ। इसके लिए मैं कोई इंस्टीट्यूट की इधर, अब तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। मैं कोई ऑनलाइन कोर्स मैं किसी इंस्टीट्यूट की लेने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मैं उसके साथ ही मैं जैसा मुझे इंस्टीट्यूट में गाइडेंस दिया जाएगा उसके साथ ही फिर मैं अपना आगे तैयारी में बढ़ाने की। तो सर आपका स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं
उनको क्या आप कहना चाहते हैं कि व्हाट दे शुड डू एक्चुअली, कि उनकी जो तैयारी है प्रॉपर तरीके से हो सके? क्या आप चाहते हैं उन्हें गाइड करना, अगर अपने आप को मौका दिया जाए तो? मुझे यही लगता है कि जो अभी स्टूडेंट्स सबसे पहले किसी डायलेमा में नहीं आए। जैसे आस-पास में कोई भैया कर रहे हैं, कोई दीदी कर रही हैं, इसलिए आप अगर आप पीसीएस या यूपीएससी में आप जाना चाहते हैं, तो ऐसे यूपीएससी नहीं होता है। आप यू इस तरीके से आप जाके आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर सकते हैं, बट मेंस क्लियर करने के लिए वो आपका सोच जो है आपको आपका मेंस वही क्लियर कराएगा। तो अगर आप किसी के आप अपने आस-पास किसी को देख के अगर आपकी इच्छा नहीं है और तब आप अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो ऐसे ना करें। आप समय लें। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को या किसी को उनके पेरेंट्स समझाते नहीं हैं या फिर किसी से हम लोग प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पड़ोस में कोई अच्छा करता है, तो हम बिल्कुल उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आप प्रेरणा लीजिए और उसके बाद आप अपने आप को टाइम दीजिए, समझिए कि क्या सचमुच आप उनके जैसा करना चाहते हैं? आपके पास क्या सफिशिएंट रीज़न है कि आप भी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुड़ने का रास्ता नहीं होता है। क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद आप बहुत अगर आप ढंग से आप बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर लें, तो आप ये भी तय है कि अगर आप ढंग से तैयारी कर लें, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाना है। सिलेक्शन ना होने की कोई बात भी नहीं है। और फिर भी एक ऐसा एग्ज़ाम है पीसीएस और यूपीएससी की अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो इसलिए आप एक बार श्योर हो जाएँ कि आपने ये करना है, तभी आप आएँ और डेविएट ना हों। आप बुक्स का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को आप फ़ॉलो करें। जो भी आप इंस्टीट्यूट, आप यूट्यूब देखते हैं, उनको फ़ॉलो करें, बट यूट्यूब में आप अपने आप को रोकिए कि आप क्या देख रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब में कई बार ऐसा होता है कि हम फ्री कोर्स के चक्कर में पेड कोर्स अच्छा होता है या मिनिमल रेट भी होता है, या फिर अगर हम पेड कोर्स के लिए रेडी होते हैं, हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे फीस कम होती है, वी ईज़िली एंटर इंटो दैट। बट फ़ीस को मत देखिए, आप देखिए कि आपका समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्री कोर्सेज़ ही करें, आप पेड कोर्सेज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास समय है, नहीं है आप आपके पास समय कि आप बर्बाद करें, आप किसी इंस्टीट्यूट से मिलें, आप प्रॉपर उसके इंस्टीट्यूट के आप अंतर्गत अपनी तैयारी को आप अपना एक रास्ता दें। बहुत ही लॉजिकल आंसर आपका ये भी। तो सर, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि आप सर्विसेज के लिए बीपीएससी में तो जाएँगे, बट आप यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे अर्लियर आपने बीपीएससी के लिए की। तो अब जैसे आपको काम भी है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस सब मेंटेन करना है, इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी भी करनी है। सो आप कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे? मैम, एक तो आई डोंट थिंक कि मेरे साथ ये अनफॉर्च्यूनेट हुआ है या फॉर्च्यूनेट हुआ है। जो मैंने अभी बीपीएससी दिया है, तो जो मेरा रैंक था, फॉर दैट रैंक आई वाज़ एलिजिबल फॉर डीवाईएसपी व्हिच वाज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। बट आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट आई गॉट माय सेकंड प्रेफरेंस, दैट इज़ एडीपीओ। So, although I had filed an RTI regarding this, that what was the reason behind it, बट मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा भी है कि शायद ये गॉड का मेरे प्रति एक सिग्नल है कि वो उन्होंने मुझे डीवाईएसपी में क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल भी था, फिर भी मुझे वो ना अलॉट होके मुझे जो मेरा सेकंड प्रेफ़रेंस था वो मुझे अलॉट किया गया है। क्योंकि डीवाईएसपी में मुझे लगता है कि मुझे जाने के बाद टाइम को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रादर दैन जो अभी मुझे अलॉट हुआ है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो एक तो इसके कारण मुझे लगता है कि वो जो मेरा इनर सैटिस्फैक्शन था, वो भी मुझे नहीं हुआ है। तो मेरे अंदर एक अभी आगे बढ़ने की अभी ललक है, मैं अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसके साथ जैसे मैं 2023 के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा। तो चूँकि अभी 4-5 महीना अभी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन एंड जॉइनिंग इन सब चीज़ों में अभी समय लगेगा। तो इस बीच में मैं अपना प्रीलिम्स मैं तैयार करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस दिन मैं प्रीलिम्स दे के आऊँगा और मुझे लगेगा कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और मेंस की थ्रू आउट जो प्रीलिम्स के पहले की जो तैयारी होती है, अगर मैं वो कर लूँगा, तो मैं उस समय अपना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है सर्विस से, तो अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा होगा, तो मैं ईओएल लेके फिर मैं फुल फ्लेज्ड मैं मेंस के लिए मैं प्रिपरेशन करूँगा। और इसके बाद जो इंटरव्यू होता है, तो मुझे लगता है कि अ, वहाँ बहुत कुछ प्रिपेयर करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप चाहे बहुत प्रिपेयर कर लें, बट पैनल के सामने आप फेक नहीं हो सकते। आप आप डेली लाइफ में जो पर्सनैलिटी हैं, आप इंटरव्यू पैनल में जाके आप लाख कोशिश कर लें, आपकी वही पर्सनैलिटी नज़र आएगी। तो अगर आप थ्रू आउट में अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो आपकी इंटरव्यू की तैयारी ऐसे ही हो रही है। तो बस मेरा मेंस का तैयारी रह जाएगा, तो मैं वो फुल फ्लेज ही करने की सोच रहा हूँ आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स।
तो अब सर जैसे एग्जाम्स बीपीएससी को लेके जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी एग्जाम रिसेंटली प्रीलिम्स का वो कैंसिल भी हुआ था, यस सो यस। इट वाज कंडक्टेड अगेन। तो उस टाइम पे जैसे स्टूडेंट्स जिनका पहले बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था वो तो बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड हो गए होंगे। सो आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे अपने मैम आप को मोटिवेटेड रखें वो? वेरी सीरियसली आई एम वन अमंग देम। मैंने भी 66 के बाद दिसंबर 2022 में हुआ था, उसके बाद से मैंने जब जुलाई में अपना 66 का मेंस दिया था, उसके बाद से मैं यूपीएससी के लिए मूव करना चाह रहा था, बट आई वाज वेटिंग फॉर कि मैं 67, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, तो मैं भी 67 प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा था। एंड डे बाई डे इसकी डेट एक्सटेंड होते जा रही थी, तो मैं भी बहुत एंजाइटी फील कर रहा था। फाइनली जब एग्जाम हुआ, मेरा भी बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, और एग्जाम जब कैंसिल हुआ मुझे भी बहुत दुख हुआ। और इवन इसके बाद मेरा इंटरव्यू था, 8 मई को एग्जाम हुआ था और 2 जून को मेरा इंटरव्यू था, और वो एंजाइटी ऐसा था कि मुझे अगले 10-15 दिन तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्योंकि इसमें एक अनसर्टेनिटी तो थी। तो एक था कि अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता तो फिर अगर मेरा 66 में फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता तो मैं कहीं तो होल्ड कर रहा होता। तो एंजाइटी तो बहुत हुआ था। तो और भी जो लोग हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे 2024 हो या 2023 हो या 2025 हो, 67 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई है, तो जब ये जाएगी तो ये 700 अधिकारी बना के ही जाएगा, और नए बच्चे नहीं आएंगे। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है वही बच्चे आएंगे। अब अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप तभी कर सकते हैं जब आपके हाथ में होगा, और जब एग्जाम होगा तब कंट्रोल पूरा आपके हाथ में होगा। तो अभी एंजाइटी फील होता है तो ये अच्छी बात है, नॉर्मल है, ये बताता है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। आप अपनी तैयारी को, आप अभी अगर डेट के लिए अभी जो क्लैरिटी नहीं है तो आप मेंस की तैयारी करें। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का अच्छा हुआ है, जैसे मेरा भी अच्छा हुआ था, तो मुझे लगता है कि मुझे प्रीलिम्स के पहले अगर 30 दिनों 30-35 दिनों का अगर रिमाइंडर दे दिया जाए, तो मैं वापस अपना सारा रिवीजन करके मैं उसी स्टेज पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैंने 66, या फिर उससे बेहतर मैं उस पोजीशन पे मैं पहुंच जाऊंगा अगले 30-35 दिन में। तो तब तक आप अपना मेंस का तैयारी करें, और साथ में आप अपना करंट अफेयर जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, आप उसको आप कंप्लीट करते रहें। मुझे भी बुरा लगता है कि एक मैगजीन लेता हूँ, लगता है कि ये लास्ट है इस एग्जाम के लिए, फिर पता चलता है कि ये भी इरेलीवेंट हो गया, फिर दूसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है। बट क्या करिएगा, अब कमीशन पे जो कर रहा है वो हमारे हाथ में तो नहीं है। बस यही याद रखिए कि वैकेंसी जब ये जाएगा तो 700 अधिकारी बना के जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि क्या उन 700 में आपने आना है या नहीं आना है। और एंजाइटी थोड़ा बहुत बहुत अच्छा है तैयारी के लिए। एंजाइटी होना अच्छा है, कम से कम आपको ये फिजूल की कामों करने से तो रोकता है। मुझे भी एंजाइटी होता है, बट ये तो मैं कह सकता हूँ कि उस एंजाइटी के कारण मैं अपना टाइम फिजूल के कामों पे मैं वेस्ट नहीं कर पाता हूँ। सर चलिए, आई गेस कि स्टूडेंट्स आपकी स्टोरी से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। एंड आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। आपका मेल स्पेशली आया, सो वी रीच्ड आउट टू यू। तो बहुत ऐसे मैम कम स्टूडेंट्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं इस एफर्ट को, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्री इनिशिएटिव्स के बाद भी कई बार स्टूडेंट्स जो है थैंक्स करना, एक रिगार्ड करना, ग्रैटिट्यूड करना, दे समवेयर फॉरगेट। तो बट वी आर वेरी मच ओब्लाइज्ड कि आप खुद से ही सामने आए, आपने खुद मेल किया। सो अगर आप फाइनली कुछ कहना चाहें तो प्लीज। एक्चुअली मैम, जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैंने सोशियोलॉजी के लिए मैंने सबसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं ना जैसा कि मैंने बताया कि मैं सारा लेक्चर मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो एक आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन कि यूट्यूब पे भी अगर कुछ पसंद बहुत आता है तभी मैं लाइक कर पाता हूँ। तो जैसे इवन सर बोलते भी थे कमेंट ड्रॉप करने के लिए, तो जब मैं पढ़ रहा होता था तब तो मैं ऑनलाइन नहीं हो रहा होता था, सारा मेरे पास मेरे स्टोरेज में अवेलेबल होता था। तो सर अगर कुछ कहते थे कि आप स्टोरेज में ये कमेंट बॉक्स में आप ये ड्रॉप कर देना, आप ये ड्रॉप कर देना, तब थोड़ा सा लगता था कि यार मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं हुआ करता था। तो वहाँ पे जो मैंने सर के प्रति जो मेरा आभार था, मैं दिखा पाया था। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जब मेरा सिलेक्शन हो तो मैं खुद सर को या स्लिपी क्लासेस के माध्यम से सर को थैंक्स बोलूँ। और सिर्फ सर नहीं, इनके अलावा जो भी शिक्षक हैं जिनका कि योगदान मेरे इस सिलेक्शन में है, मैं उन सबको भी थैंक्स कर रहा हूँ। मैं पर्सनली भी उन लोगों को मैंने थैंक्स कहा है, और आपके माध्यम से भी मैं उन तमाम शिक्षकों को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे सिलेक्शन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू सो मच सर, मैं जरूर उन तक आपकी ये बात पहुंचा दूंगी। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू।